हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS के क्लासेस में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सेट नंबर 8 को देखेंगे, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन होंगे आपके SSC CGL एग्जाम के लिए। तो CGL की वैकेंसी आई हुई है, अभी तक डेट है, आप लोग उसको भर सकते हैं और एग्ज़ाम में बैठने का आपको मौका मिल रहा है, क्योंकि 17,000 से ऊपर इसमें सीटें हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको सीधे लेके आया हूँ प्रैक्टिस के माध्यम से। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है साथियों आपका कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है कौन करता है। यहाँ पे उच्च और उच्चतम दो है। ठीक है, उच्च न्यायालय हर एक राज्यों के पास होता है, ठीक है, अपना एक उच्च न्यायालय, लेकिन इन सभी का बाप एक होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जिसमें सभी जैसे कहा जाता है ना कि ये उच्च न्यायालय सभी मंत्री हैं और राजा जो है आपका उच्चतम न्यायालय है। तो ये उच्चतम न्यायालय आपका एक ही है भारत में, सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में है। और इसमें भी जो नियुक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति आपके किसके द्वारा होती है, तो ये आपके राष्ट्रपति के ही द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पे लोधी वंश के बारे में पूछा है, संस्थापक। ठीक है, तो लोधी वंश को समाप्त करके ही मुगल वंश की नींव पड़ी थी, ये भी याद रखिएगा। लोधी वंश के शासक के बारे में बात करेंगे तो बहलोल लोधी था। ठीक है, बहलोल लोधी जो था ये आपके लोधी वंश का संस्थापक हुआ। इसके बाद इसका बेटा जिसका नाम था सिकंदर लोधी, ठीक है, ये राजा बना। सिकंदर लोधी जो था ये आगरा शहर की स्थापना 1503 या 4 में किया था इसने। ठीक है, सिकंदर लोधी ने। इसके बाद इसका बेटा बनता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो था यही आपका क्या करता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है, जो कि आपके बाबर से। और बाबर से युद्ध जब हार जाता है 1526 ईस्वी में, तो क्या होता है यहाँ पे मुगल वंश की नींव पड़ती है। तो यहाँ पे पूछा था लोधी वंश का संस्थापक, तो हो जाएगा आपका बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर सी पे यहाँ पे सही कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी इसमें से कौन है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, कि प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत ये हो गया आपका, जो कि भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, जो कि तीनों ओर से क्या है, जल से घिरा हुआ है। जल से तीनों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है इसको। और यहाँ की सबसे बड़ी नदी के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ की जो सबसे बड़ी होगी नदी दोस्तों, ये आपकी गोदावरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। वैसे भारत का पूछ दे कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो भारत की यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो गंगा नदी हो जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई है 25 ऐसे याद रख लीजिए, 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये आपके भारत से ही निकलती है और जाके यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में, वे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और यहाँ पे पूछा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो ये आपकी गोदावरी नदी हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यानी कोशिका का जो पावर है, पावर हाउस, ठीक है, किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, किसे कहा जाता है, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, जब भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया कहीं दिखे तो आप समझिएगा कि हमारे सेल की जो है पावर हाउस है, यानी कोशिका की जो है पावर हाउस है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है किसके कारण होता है। तो जब हम गन्ना चावते हैं, ठीक है, तो कभी कभी देखे होंगे कि ऐसे जो गन्ना रहता है, ठीक है, ऐसे, ठीक, तो यहाँ पे कहीं कहीं लाल रहता है, ठीक है, कहीं कहीं बीच में भी आपको मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर इसका जो ये रेखाएं होती हैं जहाँ से इसका विभाजन रहता है एक एक का, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, बीच बीच में मिलता है। तो ये जो लाल सड़न रोग होता है, इसमें आपके फंगस के कारण होता है, उसमें फंगस होते हैं, यानी कवक होता है। ठीक है, ये कवक के कारण जो गन्ना का लाल सड़न रोग होता है इसके माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा कि गन्ने में लाल सड़न रोग आपके कवक यानी फंगस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अभी 11 बजे हम लोग लाइव होंगे जस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो सभी मेरे मित्र 11 बजे को जुड़ जाएंगे सुबह में ही लाइव के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बैच में। चलिए, तो सिरके में यहाँ पे पूछा है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी लोग बता लेंगे, जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें भाई आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ओके, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर विकल्प सी, कि गन्ने में सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो आप सेब खाते हैं इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में भी अम्ल पाया जाता है आपका, और इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, कई बार आपके एसएससी के एग्जाम में आया है क्वेश्चन। तो सेब की बात करेंगे तो सेब में आपका पाया जाता है मैलिक एसिड,
यानी मैलिक अम्ल। जो मैलिक अम्ल है ये आपके सेब में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो हमारा अमाशय है, ठीक है, इसमें आपका कौन सा एसिड पाया जाएगा ये आपको बताना है। अमाशय के बारे में बात करेंगे तो शरीर का एक अभिन्न अंग है जिसमें आपका एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है, जिसमें आप ब्लेड को भी डाल देंगे तो कुछ ही पल में इसको क्या कर देगा, गला देगा। तो इसमें भाई कौन सा अम्ल पाया जाता है जो आपके कुछ तत्व जैसे लोहे को गला देगा। तो इसमें पाया जाता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक। HCl जो होता है, HCl बहुत ही खतरनाक एसिड होता है, ये लोहा को भी गलाने की शक्ति रखता है। हमारे शरीर में क्या है कि अमाशय में क्या रहता है कि उसकी जो दीवारें हैं इस पर एक एक ऐसे तत्व लगे हुए हैं कि जो HCl को बाहर नहीं आने देंगे, इसी में रहेगा। ठीक है, और इसी में ऑसोसिस होता रहेगा। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है हमारे अमाशय में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी करना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपके किस राज्य में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। तो जब पेंच राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पे बात करेंगे साथियों, तो ये आपके मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ऑप्शन स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल जो कि जैसे हम लोग खिचड़ी मनाते हैं नई फसल के आगमन से समय, तो वैसे ही पोंगल भी आपका एक प्रमुख फसलीय त्यौहार है और ये मनाया जाता है आपके दक्षिण भारत में जो आपका तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु यहाँ पे आपका मनाया जाता है पोंगल। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। रामकृष्ण मिशन जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण जी, ठीक है, इनके नाम पे स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला क्वेश्चन, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया। एलोरा की जो गुफाएं हैं इसका निर्माण कराया गया था आपके राष्ट्रकूट वंशों द्वारा। ठीक है, राष्ट्रकूट जो वंश हैं इनके द्वारा आपका एलोरा की जो गुफाएं हैं इसका निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी को राइट आंसर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था। अब यहाँ पे अलाई दरवाज़ा की बात करेंगे। ठीक है, कि अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था साथियों। तो अलाई से अ से अलाई और अ से अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे अ से जब भी अलाई दरवाज़ा दे तो आप देखिएगा सीधे कि अलाउद्दीन खिलजी कहाँ दिया है। ठीक है, उसके बाद आप टिक कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि नंदा देवी पर्वत चोटी आपका कहाँ पर स्थित है। तो साथियों यहाँ पे नंदा देवी पर्वत चोटी के बारे में पूछ लिया। यहाँ पे जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आ रहा है। देखिए स्टैटिक जी क्या है, इसमें सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पॉलिटी इकोनॉमी से लेके हर एक क्षेत्र में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो नंदा देवी हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले छपाई मशीन किसने लाई। छपाई यानी छापने वाली मशीन, प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसे जाता है। तो ये आपके पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगाली सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे भारत में। तो यहाँ पे आप विकल्प बी का चयन करेंगे। 10 मिनट के अंदर सब खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, यानी यहाँ पे RBI पूछ रहा है। ठीक है, कि RBI का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे RBI की, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे राइट करेंगे, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। नीरी। ठीक है, नीरी जो है यानी राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, ये आपके महाराष्ट्र के नागपुर में ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेंगे। देखिए RBI आपका कहाँ पे है, तो RBI आपके मुंबई में है और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है, तो ये आपके नागपुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे सही करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आपका 1993 में 1993 में इसकी स्थापना होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सदिश राशि। सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है और इसमें हो जाएगा आपका संवेग। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फाउंटेन पेन है इसके आविष्कारक कौन थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इसके हो जाएंगे वाटरमैन। वाटरमैन जो थे फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आपका है रेड क्लिफ रेखा। वही मैकमोहन रेखा की बात करेंगे तो भारत चीन के साथ है और भारत और अफगानिस्तान के साथ है डुरंड रेखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अक्षरधाम मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है। तो अक्षरधाम मंदिर के बारे में बात करेंगे तो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन,
आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो साथियों आज़ाद हिंद फौज का इसमें देखेंगे तो इसमें जो सुभाष चंद्र बोस है इन्होंने ही इस आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के गठन संबंधी अनुच्छेद जब भी पूछे तो आर्टिकल 40 को चयन करेंगे, यानी अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो साथियों यहाँ पे खो खो की बात करेंगे तो खो खो में आपके टोटल खिलाड़ी हो जाते हैं 12, ऑप्शन नंबर डी, कि खो खो में आपके 12 खिलाड़ी होते हैं। सॉरी यहाँ पे 12 नहीं होगा यार, यहाँ पे 9 होगा, गलत टाइप कर दिया भाई। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, 12 नहीं होंगे यार, मैं भी कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा था। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 9 कर लेंगे डी को, 9। चलिए